बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटा डेटा। मेटा डेटा किसे कहते हैं, तो इसको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मेटा डेटा इज अनदर इशू सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज। क्योंकि हम इश्यूज एंड चैलेंजेस को पढ़ रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरीज में हमारे पास कौन कौन से इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें एक मेटा डेटा भी है। Metadata is the data that describes the content and characteristics of any particular item in a digital library। मतलब ये है कि डिजिटल लाइब्रेरी में हम जिस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरह हम फिजिकल बुक्स को जब उसके ऑटोमेशन करते हैं तो उसकी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, इसी तरह उन्हीं बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो होता है उसका, जिसमें हमने 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन पढ़े ए से 2 रूल्स के मुताबिक, तो उसमें हम वो यूज़ करते हैं। अब मेटा डेटा है तो मेटा डेटा भी सेम बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको कहते हैं क्या, मेटा डेटा। मेटा डेटा इसलिए कहते हैं कि चूंकि वो जो डिजिटल ऑब्जेक्ट है वो बजाते खुद एक डेटा होता है, ठीक है, तो वो भी डेटा है और जो आप टाइप कर रहे हो ये भी डेटा है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा को सिंपली अगर हम कहें कि डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। It is a concept familiar to librarians because it is one of the primary things that librarians do। ये librarians के लिए मतलब familiar है, वो उसको उनको पता है कि मेटा डेटा कैसे कहते हैं, क्योंकि जब हम कैटलॉगिंग रिकॉर्ड जो क्रिएट करते हैं तो उसमें एक डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसी तरह जब हम एक डिजिटल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटा डेटा। Metadata is important in digital libraries। ठीक है, metadata is important in digital libraries because it is the key to resource discovery and use of any document। जिस तरह कैटलॉग की हमारे पास इंपॉर्टेंस है, इसी तरह हमारे पास मेटाडेटा की भी बहुत इंतहाई ही मतलब वो जो है इम्पोर्टेंट रोल है इसका। क्योंकि यही डिस्क्रिप्शन जो है इसी बेस पे एक ऑब्जेक्ट को या एक डेटा को या एक ई बुक या ई जर्नल को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए हम उस तक रसाई हासिल करते हैं। एनीवन हु हैज यूज्ड गूगल, जिस किसी ने भी गूगल यूज किया हो, अल्टाविस्टा या ask.com जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वो है सर्च इंजन है वो यूज की हो, और एनी ऑफ द अदर सर्च इंजन on the internet knows that simple full text searches don't scale in a large network। जब हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो उसमें वो उसकी स्केलिंग नहीं करते इंफॉर्मेशन को, उनको परखते नहीं, जस्ट उसको स्क्रॉल करके वो हमें डिस्प्ले कर देते हैं विद इन सेकेंड्स। वन कैन गेट थाउजेंड्स ऑफ हिट्स, मतलब जब भी हम कोई रिजल्ट्स कीवर्ड देते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट जो है हमारे सामने आ जाते हैं, बस बट मोस्ट ऑफ देम विल बी इररिलेवेंट। लेकिन अगर आप देख लें इसको तो ज्यादातर उसमें इररिलेवेंट चीजें होंगी। while there are formal library standards for metadata, जबकि हम जब मेटाडेटा की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मल स्टैंडर्ड्स है। तो उन फॉर्मल स्टैंडर्ड को भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो स्टैंडर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं। Human cataloging, though superior, is just too labor extensive for the already large and rapidly expanding information environment। मतलब क्या है कि ह्यूमन कैटलॉगिंग जो है, जो हम खुद इसकी कैटलॉगिंग करते हैं, जो हम खुद इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है, एक सुपीरियर तरीका है, लेकिन क्या है कि बहुत लेबोरियस भी है। क्योंकि जब ऑलरेडी आप एक लाइब्रेरी में काम कर रहे हो तो ऑटोमेशन करते हुए भी आपने बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन देने होते हैं, फिर जब डिजिटल लाइब्रेरी की मेंटेनेंस की बात आ जाए उसमें आपने मेटाडेटा देना होता है। लेबोरियस तो है, लेकिन क्या है कि फिर आप एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हो। The simpler schemes for metadata are being proposed as solution। मतलब क्या है कि metadata के लिए सिंपल से schemes जो है वो propose किए गए हैं as a solution for this challenge while they are still in their beginning। लेकिन क्या है कि ये अभी भी अपनी beginning हालत में हैं। A number of schemes have emerged, the most prominent of which is the Dublin Core। जो स्कीम्स मुतारफ कराए गए हैं, जो स्टैंडर्ड मुतारफ कराए गए हैं मेटाडेटा के लिए, उसमें सबसे मशहूर जो प्रोमिनेंट है वो क्या है हमारे पास, वो डबलिन कोर है। डबलिन कोर क्या है, ये एक एन एफर्ट टू ट्राई एंड डिटरमिन द कोर एलिमेंट्स नीडेड टू डिस्क्राइब मटेरियल्स।
इसमें क्या है कि जो कोर एलिमेंट्स है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन है बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के लिए, इस तरह हमारे पास डबलिन कोर है मेटाडेटा की इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिसके 15 एलिमेंट्स जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। The first workshop took place at OCLC headquarter in Dublin, Ohio. Hence the name Dublin Core. डबलिन कोर को इसलिए डबलिन कोर कहते हैं क्योंकि इसका जो सबसे पहला वर्कशॉप था जो मेटाडेटा के हवाले से था, वो OCLC के हेडक्वार्टर डबलिन में हुआ था। The Dublin Core workshops defined a set of 15 metadata elements. उस डबलिन कोर वर्कशॉप में ये डिसाइड किया गया कि मेटाडेटा के लिए हम बेसिक 15 एलिमेंट्स रखेंगे एक ऑब्जेक्ट, डिजिटल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। Much simpler than those used in traditional library cataloging. मतलब क्या हो कि जो हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कैटलॉगिंग करते हैं जिसमें 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन पे उसकी फर्दर सब डिविजन है हमारे पास, मतलब उसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से वो किया है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिंपल से 15 एलिमेंट्स इन्होंने डिस्क्राइब किए कि ये हम एक डिजिटल ऑब्जेक्ट को देंगे। दे वर डिजाइन टू बी सिंपल इनफ टू बी यूज्ड, ठीक है, मतलब वो सिंपली इसको डिजाइन किया गया, बट एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्टिव इनफ टू बी यूजफुल इन रिसोर्स डिस्कवरी। सिंपल तो है 15 एलिमेंट्स से, लेकिन क्या है वो कोर एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं एक डिजिटल लाइब्रेरी में। द लेक ऑफ कॉमन मेटाडेटा स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ideally defined for use in some specified context, is yet another a barrier to information access and use in a digital library or in a coordinated digital library scheme. मतलब क्या है कि कॉमन मेटाडेटा स्टैंडर्ड जो है इसका फुकदान है, तो अगर हम एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करें, ठीक है, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। जो हम पढ़ रहे हैं कि डबलिन कोर, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और मशहूर और सिंपल वो है स्टैंडर्ड है हमारे पास, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं अपनी डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए। अब मेटा डेटा तो हमने पढ़ लिया है। अब मेटा डेटा में जो डबलिन कोर है, डबलिन कोर के 15 एलिमेंट्स है, उसको अभी हम पढ़ते हैं। डबलिन कोर आप इस तरह जान लें कि जिस तरह हमारे पास मार्क एक स्टैंडर्ड है, मशीन रीडेबल कैटलॉग एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, इस तरह हमारे पास AACR2 में बिब्लियोग्राफिक 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है वो भी एक स्टैंडर्ड किस्म का हमें प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह जब हम मेटा डेटा की बात करते हैं, डिजिटल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो डबलिन कोर जो है वो एक स्टैंडर्ड है। तो डबलिन कोर जो है उसमें 15 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 15 एरियाज है जिसको हम मतलब अगर 15 एरियाज को डिस्क्राइब करें तो भी ठीक है, हो सकता है 15 में हम 5 को करें, 4 को करें, 3 एरियाज को करें, लेकिन पढ़ते सारे हैं। फिर जब भी आप डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं या उसको क्रिएट करते हैं, तो उसमें आप एक स्टैंडर्ड रखें कि हमने ये फील्ड जो है इसको फॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है टाइटल। टाइटल तो आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे पास फिजिकल बुक्स होती हैं, ठीक है, या फिजिकल कंटेंट्स है हमारे, तो टाइटल होता है, वो जर्नल हो, बुक मटेरियल हो या नॉन बुक मटेरियल हो। इसी तरह डिजिटल कंटेंट्स में भी हमारे पास क्या है, टाइटल होता है। जो भी हमारे पास एक रिसोर्स है वो हो सकता है ई बुक हो सकता है ई जर्नल हो सकता है हमारे पास कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, मैप्स हो, ग्लोब्स हो, लेकिन क्या होगा, उसका एक उन्वान होगा। तो सबसे पहले टाइटल जो बहुत ज़रूरी है वो हमने उसका देना है डिजिटल ऑब्जेक्ट का। अगर हम बुक्स को फॉर एग्जांपल वो करते हैं, ई बुक है हमारे पास, उसकी एंट्री हम कर रहे हैं, तो उसका टाइटल हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम टाइटल को पुट करेंगे। द नेम गिवन टू द रिसोर्स बाय द क्रिएटर और पब्लिशर। अगर किसी पब्लिशर ने एक किताब को एक उन्वान दिया है, या क्रिएटर मीन के जो उसका ऑथर है या कंट्रीब्यूटर है उसने उसको जो नाम दिया है वो नाम हम इधर इस डॉक्यूमेंट को देंगे मेटाडेटा में। टिपिकली a title will be a name by which the resource is formally known. जिस तरह हमने पहले भी बात की कि जो मेन उन्वान होता है एक ऑब्जेक्ट का वो हम इसमें वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक बुक है हमारे पास, पायलट गाइड टू एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस, तो ये क्या है, ये इसका उन्वान है। जो ई बुक है हमारे पास उसका उन्वान है। ये हम सबसे पहले मेटाडेटा में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो टाइटल का है। फिर सेकेंड एलिमेंट जो हमारे पास है वो है क्रिएटर, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्रिएटर है।
जिस तरह हम आथर की बात करते हैं, इस तरह इसमें जो डिजिटल ऑब्जेक्ट है उसका क्रिएटर कौन है। आथर की जगह हम ये क्रिएटर को करेंगे। फॉर एग्जांपल एक डिजिटल बुक है जिसका आथर है, तो उसको हम क्रिएटर कंसिडर करेंगे। क्रिएटर कैसे कहते हैं कि द पर्सन और पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरीली responsible for the intellectual content of the resource. The author, for example, author, जिस तरह हमने author की बात की, विलियम शेक्सपियर की एक किताब है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका एक क्रिएटर विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर ने जो है एक किताब लिखी है जो ई फॉर्मेट में हमारे पास आई है, तो हम उसके क्रिएटर में विलियम शेक्सपियर का नाम लिखेंगे। इस तरह मतलब आप लोग क्रिएटर की जगह ऑथर को ज़हन में रख लें। फिर हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक है। द टॉपिक ऑफ द रिसोर्स आल्सो कीवर्ड्स, फ्रेजेस और सब्जेक्ट और कंटेंट ऑफ द रिसोर्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह एयरक्राफ्ट की बुक की हमने बात की, तो उसका मेन टॉपिक जो है वो एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड रेंटिंग है, ठीक है। एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड रेंटिंग। इस तरह अगर हम लाइब्रेरी साइंस की एक किताब की बात कर लें, तो सब्जेक्ट्स आप जितने ज़्यादा दें तो उतने ही ज़्यादा मतलब है आप लोग कीवर्ड्स दे रहे हैं उसको। कीवर्ड्स क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट तक रसाई के लिए हमें वो एक किस्म की चाबी होती है उस ताले को खोलने के लिए। तो कीवर्ड्स इसलिए कहते हैं कि जो मेन एक्चुअल थीम है उसके ज़रिए से आप उस किताब तक रसाई हासिल करें। फॉर एग्जांपल एक बुक है जिसका नाम है लाइब्रेरी इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी या फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी या फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फॉर एग्जांपल एक किताब है। तो फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो आप लोगों ने टाइटल में लिख लिया, लेकिन अब लाइब्रेरी साइंस में तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मेन टॉपिक्स है, जो मेन सब्जेक्ट्स है, जो उस किताब में डिस्कस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएटर है टूवर्ड्स दी दैट पर्टिकुलर बुक। तो अगर उसमें बिब्लियोग्राफी भी डिस्कस है, कैटलॉगिंग भी डिस्कस किया गया है, क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया गया है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट को भी डिस्कस किया गया है, तो आप क्या कर रहे हैं, उस किताब के सब्जेक्ट्स में आप लिखें बिब्लियोग्राफी, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स, या इसके अलावा आप लिख लें लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो जितने ज़्यादा कीवर्ड्स देंगे उतने ही आप उस किताब तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कीवर्ड का आसान तरीका भी है कि हम उस किताब के टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लें, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स से भी हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें कवर हुए, तो वो चैप्टर्स भी हम एज ए कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि जो हम मेन थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है वो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट हेडिंग्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है, सीयर्स सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है हमारे पास, तो उससे भी आप दे सकते हैं और अपनी तरफ से भी आप सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं मेटा डेटा में। फिर फोर्थ एलिमेंट जो है वो हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। Description actually describes the particular object. A textual description of the content of the including abstracts in the case of document like objects, also may be a content description in the case of visual resources. वो ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है, हमारे पास या बुक है, हमारे पास कोई भी प्रेजेंटेशन है, किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास एक आइटम है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप डिस्क्राइब करें, ठीक है, डिस्क्राइब करें, उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन शॉर्ट अल्फाज में। जिस तरह हमारे पास समरी होती है या एब्स्ट्रैक्ट होता है या रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, अगर बुक है तो बुक रिव्यू है, तो ये थोड़ी बहुत जो डिस्क्रिप्शन होती है वो हम इस डिस्क्रिप्शन एलिमेंट में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये भी बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि जब भी आप एक थीसिस या किताब या कोई भी डिजिटल ऑब्जेक्ट, इवन अगर मूवी की बात आ जाए तो उसका जो ट्रेलर होता है या वीडियो है तो उसका जो एक ट्रेलर है, तो ट्रेलर उसका क्या होगा, एक मतलब कंडेंस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो पूरे उसको थीम को डिस्क्राइब करता है। तो इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट या समरी ये चीज़ या प्रीफेस या फॉरवर्ड, इसमें क्या होता है, पूरे किताब का या पूरे डॉक्यूमेंट का खुलासा होता है। तो वो खुलासा जब बंदा पढ़ ले तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरे रिलेटेड है या नहीं है। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं कि जिसको आप वो कर लें। फॉर एग्जांपल ब्लैक हॉर्स है, तो ब्लैक हॉर्स तो एक कंपनी भी है जिसके परफ्यूम वगैरह भी होते हैं। ब्लैक हॉर्स जो है वो हम काले घोड़े को भी कहते हैं।
तो अब ये कौन सा ब्लैक हॉर्स है, तो आप इसको अगर डिफाइन करेंगे कि ये एनिमल्स की कैटेगरी में है, तो इट मीन्स कि ये उस के बारे में डिस्कशन है। अगर वो कोई मतलब किसी कंपनी के हवाले से डिस्कशन है, तो आप लोग ये जान लें कि ये मतलब ब्लैक हॉर्स की जो कंपनी है उसके बारे में ये किताब है, डॉक्यूमेंट जो लिखा गया है। तो मतलब डिस्क्राइब करना जो है बहुत जरूरी है किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो इससे आपके यूजर्स को फायदा होगा। फिर हमारे पास आ जाता है पब्लिशर। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ डबलिन कोर जो है वो हमारे पास है मेटाडेटा का पब्लिशर। द एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रिसोर्स अवेलेबल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, जो कोई भी इसको पब्लिश करता है, ठीक है, वो ऑडियो है, वीडियो है, या बुक है, या इवन कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक किताब या थीसिस या रिपोर्ट्स को वो पब्लिश करता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो पब्लिशर कहलाता है। पब्लिशर ऑलरेडी हम उसमें भी पढ़ा था, जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन में बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हम देते थे, तो पब्लिशर भी आप लोगों को पता है कि जो कोई भी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, तो उसको हम कहते हैं पब्लिशर। फॉर एग्जांपल हमारे पास संगीमीर पब्लिकेशंस है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, या कोई भी ऐसा इदारा, फॉर एग्जांपल खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर है, ये कोई अपना रिसाला या कोई जर्नल या कोई मतलब मैगजीन जो है वो इशू करता है, तो उसको भी हम पब्लिशर के ज़मरे में लेके आएंगे। डबलिन कोर का जो हमारे पास सिक्स्थ एलिमेंट है वो है हमारे पास कंट्रीब्यूटर्स। तो जिस तरह कंट्रीब्यूटर्स मीन के पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस इन एडिशन टू दो स्पेसिफाइड इन द क्रिएटर एलिमेंट। अगर क्रिएटर मतलब आथर में हमने कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की, जो भी उसका क्रिएटर था और हमें एम्बिग्विटी थी, और या हमने कहा कि नहीं ये इसका आथर नहीं है, ये मतलब कंट्रीब्यूटर्स में आता है, जिसने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है, या उसको इवन कंपाइलर होगा या एडिटर हो सकता है या कोई इदारा हो सकता है जो कंट्रीब्यूटर के ज़मरे में आता है। तो अगर क्रिएटर उसका वाज़ेह नहीं है या है भी, तो सप्लीमेंट्री आप उसको कंट्रीब्यूटर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आथर भी नहीं है या मतलब क्रिएटर या आपको एम्बिग्विटी है कि आथर है या नहीं है, तो आप उसको कंट्रीब्यूटर्स के एरिया में पुट कर सकते हैं। It should be used when primary responsibility is unknown or irrelevant. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो प्राइमरी आथर है उसका एक क्रिएटर है, तो आप उसमें उसको लिखें। फिर है डेट ऑफ पब्लिकेशन या मतलब डेट ऑफ इशुएंस। ये सेवंथ एलिमेंट है डबलिन कोर का। द डेट द रिसोर्स वाज मेड अवेलेबल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका आप मेटा डेटा पुट कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो आप देख लें कि ये कब ये ऑब्जेक्ट जो है वजूद में आया था। जो इसका प्रेजेंट फॉर्म है, फॉर एग्जांपल बुक है, तो ये बुक अगर मार्केट में आई थी तो ये कौन सी डेट को आई थी, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन आप इसमें लिखेंगे। फिर है हमारे पास टाइप। द रिसोर्स टाइप सच एज नावल है, पोएम है, टेक्निकल रिपोर्ट है, ठीक है, हमारे पास ऐसे है, डिक्शनरी है, मैप्स है, मतलब जो भी जिस टाइप का मटेरियल आपके पास है, ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको इधर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास थीसिस का रिपोर्ट है, हमारे पास डिक्शनरी है, ग्लॉसरी है, मैगजीन्स है, कोई पोएम है, नावल है। तो इस तरह आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेज है, टेक्स्ट साउंड्स है, वीडियो टाइप है, कौन सा रिसोर्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी आप टाइप ऑफ रिसोर्स में लिख सकते हैं कि ये या तस्वीर है, या हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में है, या हमारे पास ऑडियो फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, एनिमेटेड वो है, 3D है। तो आप इस तरह टाइप में ये इंफॉर्मेशन जो है लिख सकते हैं। फिर हमारे पास फॉर्मेट है, तो टाइप में तो ब्रॉड चीज़ आ जाती है, फॉर्मेट में फिर उसके एक्सटेंशन जो है, फॉर एग्जांपल इमेज हमने टाइप में डिस्कस किया कि ये कौन से टाइप का है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है। तो अगर ये इमेज है तो इमेज कौन से उसका है, GIF है, PNG है, JPG है, कौन से फॉर्मेट का है, ठीक है। तो फिर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट PDF फॉर्म में है, डॉक फॉर्म में है, XLS फॉर्म में है, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट्स है हमारे पास। तो इसको हम इस तरह फिर फॉर्मेट को डिफाइन करेंगे फर्दर। फिर टाइप में अगर हमारे पास साउंड्स है, तो साउंड्स हमारे पास
जो है अक्सर MP3 जिसको हम कहते हैं, या MP2, या इस तरह और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, वो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। इस तरह अगर वीडियो है तो वीडियो हम देखेंगे कि ये कौन सी MP4 वीडियो है, या हमारे पास MOV फॉर्मेट में है, या और भी मतलब HD फॉर्म में है, 1080 जो उसका पिक्सल्स होता है उस फॉर्म में है, या 460 में है। तो मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स आप क्या कर सकते हैं, आप इधर एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी एक्सटेंशन आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर हमारे पास है आइडेंटिफायर। तो इट इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग और नंबर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिसोर्स। ठीक है, या कोई भी मतलब या लिंक हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, या कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स एंड नंबर्स हो सकता है, जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, या उस डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट कर सकें। ये फिर इंशाल्लाह लेक्चर 5th में हम इसको नेमिंग एंड आइडेंटिफायर जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल से वो डिस्कस करेंगे। फिर एग्जांपल्स फ्रॉम नेटवर्क रिसोर्सेज इंक्लूड URLs, DOIs। आइडेंटिफायर हमारे पास क्या है, आजकल जो जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफायर है वो हमारे पास है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स। ठीक है, या हमारे पास URL जो होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होते हैं, जो हमारे पास अक्सर फॉर एग्जाम्पल गूगल का है तो www.google.com, इस तरह URL जो होते हैं हमारे पास, ये भी आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर्स में एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को DOI और URL की एग्जाम्पल दे दी। तो इसके नेमिंग और आइडेंटिफायर्स की तरफ जब हम जाएंगे 5th लेक्चर में, तो उसको इंशाल्लाह उधर पे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हमारे पास 11th एलिमेंट जो है वो है हमारे पास सोर्स। 11th एलिमेंट हमारे पास सोर्स का है। सोर्स क्या है कि जिस तरह हम कलेक्शन डेवलपमेंट में लाइब्रेरी में करते हैं, तो हम सोर्स में वो सोर्स लिखते हैं जहां से हमने वो किताब एक्वायर की होती है। फॉर एग्जांपल किसी बुक सप्लायर ने हमें प्रोवाइड की तो हम उसका नाम लिखते हैं, किसी ने डोनेशन दी तो हम उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसमें भी वो सोर्स कहाँ से आई आप वो लोग आप मतलब इधर लिख सकते हैं। या इसमें सोर्स का और भी मतलब है कि ये कौन से पेज, फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है तो ये कौन से पेज से लिया गया है, जिस तरह हम रेफरेंसेस में वो करते हैं। तो रेफरेंसेस भी एज अ सोर्स आप यूज कर सकते हो। A reference to a resource from which the present resource is derived। जो आपके पास ये डिजिटल ऑब्जेक्ट है या डिजिटल रिसोर्स है, ये आपने एक्चुअली कहाँ से लिए। जिस तरह हम साइटेशन में बात करते हैं तो आप साइटेशन को जो है इसमें जहन में रख सकते हैं कि एक्चुअल रेफरेंस जो है कहाँ से ये इमेज लिया गया है, कहाँ से ये ग्राफ लिया गया है, कहाँ से ये जो है ये टेक्स्ट जो है ये लिया गया है। तो उसकी हम साइटेशन इधर सोर्स में लिख सकते हैं। The present resource may be derived from the source in whole or part। मतलब यह है कि बहुत से रिसोर्सेज को यूज करते हुए ये जो हमारे पास कंटेंट है ये आया है, तो उन सारे रिसोर्सेज को भी आप वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या अगर एक ही रिसोर्स तो वो एक ही सोर्स आप इधर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Recommended best practice is to reference the resource by means of a string or number conforming to a formal identification system। For example, एक सोर्स है इमेज आपके पास पड़ा हुआ है, तो इमेज जो कौन से पेज से लिया गया है, कौन सी एडिशन, कौन से ईयर, कौन सी मतलब किसने लिखी थी वो किताब, टाइटल क्या था उसका, जिससे आपने ये इमेज लिया है। तो इस तरह कंप्लीट आप इमेज फ्रॉम पेज 54 ऑफ द 1922 एडिशन ऑफ रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, इससे ये सोर्स इमेज जो लिया गया है। तो ये एक किस्म का इसका एक सोर्स है जो ऑथेंटिकेशन की तरफ हमें लेके जाता है कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है। और इफ द फुल रिसोर्स इज टेकन फ्रॉम द बुक सप्लायर एटसेट्रा, या अगर एक ई बुक है और हमने किसी सप्लायर से लिया है तो उसको हम मेंशन करें, इससे हमने ये परचेज किया है। फिर लैंग्वेज हमारे पास आ जाती है कि जो आपके पास टेक्स्ट है ये कौन सी लैंग्वेज का है, जो आपके पास किताब है, जो आपके पास ऑडियो है, वीडियो है, ये कौन से उसकी डिस्क्रिप्शन कौन से लैंग्वेज में है। आइए उर्दू में लिखा गया है, पश्तो में, सराइकी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, फारसी में है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसको आप लिख सकते हैं कि ये किताब, ये सोर्स कौन से लैंग्वेज का है। उर्दू में तो आप लैंग्वेज में उर्दू लिखें, इंग्लिश का है तो उर्दू में लैंग्वेज में आप इंग्लिश को लिखें। फिर रिलेशन क्या है कि द रिलेशनशिप टू अदर रिसोर्सेज। Formal specification of relation is currently under development
लेकिन फिर रिलेशन को आप इस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक है इलेक्ट्रॉनिक डीडीसी है हमारे पास, तो उसको क्या करें, आप कहें कि ये डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कौन सी एडिशन से है, तो एडिशन भी आप मेंशन कर लें। इसी तरह अगर हमारे पास ACR2 है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो आप क्या करें, उसके रिलेशन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग, ताकि उसको आप और भी डिस्क्राइब कर सके। अब ACR2 किसी को पता होगा या नहीं होगा, या आप कोई एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग से अगर सर्च करेगा तो उसको फिर उसकी रिलेशनशिप का पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है हमारे पास एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग के जो रूल्स है और सेकंड एडिशन है वो ये मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, इसकी रिलेशन आप किसी और सेंस में भी आप ले सकते हैं कि मतलब ये किस चीज़ से रिलेट करता है। ये तो बहुत सारी चीज़ से इसकी रिलेशन आ सकती है। ये तो मैंने जस्ट एब्रीविएशन का कहा। इस तरह आप इसको किसी और, फॉर एग्जांपल एक किताब है, ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस का जिक्र है और सेम वही जिक्र किसी और किताब में भी है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि रिलेटेड टू मतलब दैट पर्टिकुलर बुक जिसकी डिस्क्रिप्शन है आप वो इधर दे सकते हैं। तो रिलेशन में किसी सोर्स को भी हम दे सकते हैं, किसी एब्रीविएशन को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिलेशन केस के ये फिर आप लोग जब जो मैंने आप लोग को असाइनमेंट दी है कि आप लोग डब्लिन कोर के मेन वेबसाइट को स्टडी करें, उसमें 15 एलिमेंट स्टडी करें, तो उससे फिर आपको और भी एग्जाम्पल्स भी मिलेंगी और उससे आप लोगों का जहन और भी इस बारे में जो है वो खुल जाएगा। फिर है हमारे पास कवरेज। अब कवरेज भी बहुत से उसमें हो सकता है कि जिस तरह हम कहें कि मीडिया कवरेज, ठीक है, तो उसने एक कोई एक चैनल होता है स्पेसिफिक उससे टॉपिक से रिलेटेड, या कोई रिलीजियस चैनल है, या कोई न्यूज़ जो चैनल है, या कोई मतलब चैनल है सिर्फ ड्रामे पेश करता है, कोई चैनल है सिर्फ मूवीज पर, तो उनकी कवरेज उस हद तक महदूद होती है। इस तरह जो जब हम कवरेज देखते हैं इसमें कि इसकी कवरेज किस सन में हुई है, किस सेंचुरी में हुई है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि मतलब ये 1995 टू 90, फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री की किताब है, ठीक है, तो उसको वो एरिया हिस्ट्री का जो कौन सा एरिया कवर कर रहा है, 1990 से लेकर 2000 कवर कर रहा है, या 1995 से लेकर 1996 तक कोई रेंज है, या कोई स्पेसिफिक डेट है, या कवरेज इस तरह भी है कि फॉर एग्जांपल एक किताब है उसमें सिर्फ इस्लाम में सिर्फ पाकिस्तान को वो किया गया है, कवर किया गया है, तो आप लिख सकते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। किसी सेंचुरी के हवाले से एक किताब है तो आप लिख सकते हैं कि इसने 17th सेंचुरी को कवर किया है। कोई मतलब एक हमारे पास वो है एक एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है, फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा है हमारे पास, या हमारे पास पंजाब है, तो स्पेसिफिक एरिया भी आप इसमें वो कर सकते हैं कि द एक्सटेंट और स्कोप ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिसोर्स, तो उसके स्कोप कितना है, ठीक है, उसके कंटेंट्स का। या कवरेज विल टिपिकली इंक्लूड स्पेशल लोकेशन, स्पेशल लोकेशन उसको कहते हैं प्लेस नेम, और जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको स्पेशल नेम कहते हैं, स्पेशल लोकेशन। फिर टेम्पोरल पीरियड है, टेम्पोरल पीरियड मीन क्या, पीरियड लेबल, डेट और डेट रेंज, ठीक है, वो डेट्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए एग्जांपल्स में, वो या रेंज है या एक स्पेसिफिक डेट है, वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कवरेज में। और जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, सच एज नेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी, जुरिस्डिक्शन मीन कि एक खैबर पख्तूनख्वा से एक रिलेटेड किताब है, सेंसस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा आप कह सकते हैं, या गजट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, या गजट ऑफ स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है, तो आप इधर कवरेज में लिख सकते हैं कि इसने इस रीजन को कवर किया है। तो कवरेज में हम मुख्तलिफ 4-5 ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है राइट्स मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे ज्यादा इशू जो आता है वो कॉपीराइट एक्ट का आता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आता है कि अक्सर लोग जो है कंटेंट्स कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और कंपाइल करके अपलोड कर लेते हैं। तो अच्छा तरीका ये कि अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो सारे राइट्स का ख्याल रखें, ठीक है, तो आप इस तरह कर लें कि आप एक URL जो होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो एक लिंक होती है किसी डॉक्यूमेंट, किसी भी लिंक भी उसमें दे सकते हैं राइट्स मैनेजमेंट में कि राइट्स इनके पास हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, वो साइट हो जाता है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्जांपल्स और कॉपीराइट एक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं कि इनका हम ख्याल रखें, ठीक है, जो भी कॉपीराइट जिसके नाम पे है हम उधर मेंशन करें कि मतलब कॉपीराइट जो है किसके पास है, अगर इदारे के पास है इदारे का लिखें, पब्लिशर के पास है तो पब्लिशर का नाम लिखें, किसी इंटेलेक्चुअल के पास है तो इंटेलेक्चुअल का हम नाम लिखें। तो मतलब उसको मेंशन करना जो है ये हमारे एथिकल वैल्यूज में है कि हम उसको क्या करें, राइट्स जिसके पास भी हम उधर लिख लें कि ये राइट्स एक्चुअल राइट्स इनके पास है।
तो ये थे हमारे 15 एलिमेंट्स। फिर नेमिंग, आइडेंटिफायर्स एंड परसिस्टेंस, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।